वो वाला क्वेश्चन किया था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, याद है क्या? यस यस। और उस पे एक क्वेश्चन भी कर लिया था। एक किया था, दो किया था? एक ही किया था। एक ही किया था। एक ही किया था। शीट निकालो, सर्कल की शीट निकालो सब लोग। ठीक है, सही है, सही है ना? चालू करो। और ये ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इन द सीआरपी 2। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्या बोल रहा है उसमें? मैं बोला कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो बताओ k कितना होगा। और चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, k की वैल्यू 2 -3/2 -2/2 एंड समथिंग। ठीक है क्या? यस। ये डेटा दिया है, दो सर्कल है, दोनों कैसे हैं? ऑर्थोगोनल। अच्छा, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी तुम बताओ। सर एंगल 90 डिग्री। हाँ, एंगल वो तो हमको भी पता है, ऑर्थोगोनल का 90 डिग्री होता है। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है? कंडीशन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, दो सर्कल के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है? टेंजेंट should pass of tangent। अरे कंडीशन पूछ रहा हूं मैं, एफजीएस में लिखाई थी ना तुमको, बकायदा प्रूफ भी करना है। क्या? cos थीटा इज इक्वल टू, नहीं, वो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू क्या था? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन तो R1 वो तो फॉर्मूला है एंगल निकालने का। एंगल तो दे रखा है आपको 90 डिग्री, आपके पास कंडीशन भी लिखी थी एक आगे जाके। रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा ना, वो पन्ने पलटा रहा है कि कहाँ लिखी थी, देख लेता हूँ फटाफट। तुम बताओ इधर। 2g1 g2 plus G2 plus f1 f2 is equals to c1 plus c2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C2, यही थी क्या? Yes। ठीक है ना? ये कंडीशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर आपको G1 G2 F1 F2 C1 C2 उठाना है। यहाँ से इसको सर्कल 1 बोल देते हैं, दिस इज S1। अगर ये S1 है तो S1 के करस्पॉन्डिंग C1 C1 कितना है इसमें? C1 बोले तो कांस्टेंट, C1 बोले तो कांस्टेंट है ना, सेंटर नहीं पूछना है। C1 बोले तो कांस्टेंट 6 है, कितना है? 6 ओके। और अगर कंपैरिजन करोगे तो G1 बोले तो 1 है ना, 2gx से कंपेयर करो तो 2g इक्वल टू 2 z इक्वल टू 1, सही है क्या? और f1 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। यस। 2k का हाफ, सेंटर नहीं पूछना, ये सेंटर नहीं है यहाँ पे, कौन है? कांस्टेंट है, ठीक है ना? सिमिलरली अगर h2 की बात करें, h2 के करस्पॉन्डिंग c2 कांस्टेंट 2 कितना हो जाएगा? k। और g2 कितना हो जाएगा? g2 हो जाएगा k। और f2 कितना हो जाएगा? सॉरी, g2 तो 0 हो जाएगा यहाँ, g2 x की टर्म ही नहीं है इसमें, नहीं आ समझ में? अरे 2gx की टर्म नहीं है ना, तो g खत्म, ये हो जाएगा k, सही है क्या? Yes। f2 k हो जाएगा। सारे पैरामीटर हमारे पास उठा के फॉर्मूले में रखेंगे, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 0 हो जाएगा, सोचो। Yes। g2 0 ना इसलिए, Yes। प्लस f1 f2 कितना हो जाएगा? k स्क्वायर इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये हो जाएगा 6 प्लस k, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस k। 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक में k। Yes। और ऑप्शन आप देखोगे दो आंसर भी एक एक है, सही है क्या? Yes। क्वाड्रेटिक बननी चाहिए थी, बन गई। 6 2 जा कितना? 12 को ऐसे ब्रेक करो कि 1 आ जाए माइनस का, -4 और plus 3 हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? 2k। अंदर हो जाएगा k माइनस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से फिर से k माइनस 2 का डब्बा बाहर खींचा कॉमन, तो जाएगा 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो k माइनस, दिस इज माइनस है, या तो k माइनस 2 0 होगा और 2k प्लस 3 कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आएगा? 2, या तो 2 आएगा, और k इज इक्वल टू कितना? -3/2 माइनस ऑफ 3/2। ऑप्शन मैच कर लेना आप लोग, जस्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करे बात। यस सर। बहुत ध्यान से सुनना, पहले समझ लो इसको, बाद में कॉपी करना। क्वेश्चन है, अ सर्कल इज
passes through the point 0, कोई सर्कल है जो किसी पॉइंट 0,1 से क्या होता है पास होता है 0,1 से पास होने का मतलब सर क्वाड्रेंट में क्या क्वाड्रेंट 1 में 0,1 से पास होने का मतलब एक्स एक्सिस 0,1 से पास होने का मतलब अरे या हाँ क्या बोल रहा है अरे 0,1 से पास होने का मतलब है कि सर्कल की इक्वेशन में x की जगह 0 y की जगह 1 रखना है यस ठीक है वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अ सर्कल एस passes through the point 0,1 and is orthogonal to the circle x minus 1 whole square plus y square is equal to 16 and x square plus y square equal to 1 तो कह रहा है कि ऑप्शन देखो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या लगाना है इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट अब देखो एक कोई सर्कल है ये कोई सर्कल है ये 0,1 पॉइंट से पास होता है दिख रहा है आपको यानी कि 0,1 सर्कल पर लाई करता है तो मैं मेरे पास तीन सर्कल है यहां पे इसको S1 बोल रहा हूं इसको S2 बोल रहा हूं इसको मैं S3 बोल रहा हूं सही है क्या ये सर्कल 0,1 से पास होता है और ये सर्कल इसके और इसके साथ ऑर्थोगोनल है यानी कि इन दोनों सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सही क्या तो इस सर्कल की मुझे रेडियस और सेंटर पर कमेंट करना है क्वेश्चन समझ में आया कोई दिक्कत क्वेश्चन समझ में राइट तो जो सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस मुझे कमेंट करना है उस सर्कल को मुझे लेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सर्कल को मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना पहले सर्कल की इक्वेशन आएगी तो सेंटर आएगा नहीं आया समझ में तो x1 को मैं लेट कर रहा हूं x² + y² + 2g1x प्लस 2 f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कोई दिक्कत इसमें अच्छा मैंने जनरल इक्वेशन ही क्यों मानी सर्कल की मैं चाहता हूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भी बोल सकता था क्यों मानी मैंने ये सर सेंटर क्या सेंटर हां सर G1 F1 का सेंटर नहीं हां तुम बताओ सब ऑर्थोगोनल की वो कंडीशन हां क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन में G1 F1 और C1 जैसे शब्द आते हैं ना इसलिए मैंने ये वाली मानी आया अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी ना इसलिए ओके समझ में आ रहा है बहुत कंफ्यूजन होता है कि जनरल कब मान लेते हैं मर्जी पड़ी तब जनरल मान लिया मर्जी पड़ी तब स्टैंडर्ड मान लिया इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए अब देखो ये जो सर्कल है ना किससे पास हो रहा है ये 0,1 से पास करा दो पहले इसको 0,1 से x की जगह कितना रखूं 0 पुट x = 0 एंड y = 1 तो जैसे x की जगह 0 पे ये निपट जाएगा ये 0 हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 ये निपट जाएगा और क्या बचेगा 2f1 है ना y की जगह 1 रख दिया और प्लस का c1 = 0 तो यहां से 2f1 प्लस c1 = -1 इक्वेशन नंबर 1 कोई दिक्कत इसमें ठीक है ओके हमारा मकसद क्या है हमारा मकसद है कि g1 f1 और c1 निकाल लें हम जैसे तैसे बस गिरते पड़ते भागते गिरते कैसे भी टूटते फूटते g1 f1 c1 आ गया ना तो उसका सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगी सेंटर क्या हो जाएगा अगर g1 f1 आ गया तो बताओ अगर g1 f1 हमारे पास वैल्यू आ गई तो सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का सेंटर क्या होता है -g, -g, -f तो -g1, -f1 होगा कि नहीं होगा और सर्कल की रेडियस क्या होगी √c1² + f1² - c1 अरे इसके करस्पॉन्डिंग फार्मूले बदल दो क्या फर्क पड़ता है आया समझ में अब देखो पहला काम हो गया अब दूसरा काम उसमें सिर्फ ये बोला है कि ये सर्कल इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो पहले इसको इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन के साथ सॉल्व करेंगे फिर इसको इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन के साथ सॉल्व करेंगे सही है क्या यस देखो अब मैं s1 और s2 को लेकर के चल रहा हूं टेकिंग s1 एंड s2 सही है क्या यस मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मैं s2 की बात करूं तो मेरे लिए s2 जो है वो अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है इसको मैं लिख रहा हूं x² + 1 - 2x + y² - 16 = 0 कर सकता हूं ऐसा यस मैं इसको जानबूझ के जनरल सर्कल में बदल रहा हूं ताकि मैं g2 f2 पकड़ सकूं नहीं आ समझ आ गया तो जाएगा x² + y² - 2x -15 = 0 बताओ यहां से g2 कितना आएगा g2 आएगा -1 यस सही है क्या यस सेंटर नहीं निकाल रहे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग gx से ठीक है f2 कितना आएगा 0 क्योंकि टर्म ही नहीं है y की और c2 कितना आएगा -15 और यहां पे g1 f1 c1 तो है ही ऑलरेडी सही है क्या तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी लगाएंगे यहां पे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लिख लेना तुम लोग इस पहले क्या हो जाएगी कंडीशन 2 बोलो कितना g1 g2 एक सेकंड g1 है g2 कितना है -1 तो जाएगा माइनस का g1 सही है क्या यस नहीं आ समझ में g1 को g2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं g2 खुद -1 है ठीक है
तो माइनस का g1 प्लस f1 f2 जीरो जाएगा इक्वल टू c1 c1 तो c1 ही है c2 कितना है माइनस 15 तो हो जाएगा माइनस का 2g1 इक्वल टू c1 माइनस 15। कोई दिक्कत इसमें? No. इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 बने। कोई दिक्कत इसमें? No. आना जल्दी क्वेश्चन खत्म करो फटाफट आ जाओ। अच्छा एक सेकंड टेकिंग सर्कल S1 एंड S3 ले सकते हैं इसको हम S1 को S3 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना कंडीशन लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ g1 की जगह तो g1 लेकिन g2 कितना है 0 सोचो Yes. तो g1 into 0 प्लस F1 into f1 into 0 इक्वल टू c1 तो c1 ही है c2 कितना है c2 माइनस का 1 minus सोचो one. Yes. सही है क्या? देखो ये 0 प्लस 0 0 और 0 into 2 पूरा 0 जाएगा सही है क्या? इक्वल टू c1 माइनस 1 तो c1 कितना आया 1. चलो आज थोड़ा तो काम हुआ अपना क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देख के बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि दोनों में बिल्कुल अलग पैरामीटर है। मैं दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकता था। इसमें g1 c1 है इसमें f1 c1 है सॉल्व नहीं कर सकते ना इसलिए मैं रुक गया था बोला नहीं उस समय। c1 आते ही निपट जाएगा। देखो ये निपट जाएगा जैसे यहाँ से g1 आ जाएगा तो इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस का 2g1 एज इट इज इक्वल टू c1 की जगह कितना रखूंगा 1 माइनस 15 तो आपको पता होगा g1 आ जाएगा 7। Yes. पूछो कैसे? माइनस का 14 Minus. माइनस माइनस निपट जाएगा 2 से 7 ये कट जाएगा। अच्छा g1 आते ही एक सेकंड g1 आ गया ना c1 को उठा के अब इसमें रखो सही क्या? तो Yes. फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2f1 प्लस c1 कितना है 1 इक्वल टू माइनस 1 तो f1 इज इक्वल टू माइनस का 1 सोचो Yes. 1 उधर गया तो माइनस का 2 ये 2 से डिवाइड लगा दो माइनस का 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपको चाहिए था सेंटर किसका सेंटर S1 का S1 के लिए निकाल रहे हैं सेंटर क्या हो जाएगा माइनस का g1 कोमा माइनस का f1 सही है क्या? हो जाएगा माइनस का 7 कोमा 1 सही है क्या? Yes. अच्छा अब अगर रेडियस पे कमेंट करें तो रेडियस हो जाएगा रूट ओवर 14 कवर हो रहा है हो रहा है रूट ओवर 49 g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c कितना है इसका 1 ये 1 से 1 निपट गया तो r कितना जाएगा 7 हो अब जाएगा। ध्यान से सुनना कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है कौन सा रेडियस 7 है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है। और सेंटर इसका -7 को 1 ठीक है। आपको पता है ये क्वेश्चन कब आया था? दिस क्वेश्चन कम्स इनटू जेईई एडवांस 2014 सही है कॉपी करो देखेंगे हेडिंग आती है। ये अपना वो खत्म हो गया ना ऑर्थोगोनल वाला हो गया। एक क्वेश्चन हमने शायद एंगल निकालने का किया था वो 2 क्वेश्चन हमने ये कर लिए ठीक है। बहुत है हेडिंग लिखो रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। Yes. Yes, sir. समझेंगे? देखिए हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर रेडिकल एक्सिस लिखेंगे इसके अंदर radical axis is the locus of a point radical axis is the locus of a point locus of a point from which radical axis is the locus of a point from which two tangents are drawn of equal length on two given circles ठीक है ना। अब देखें समझेंगे इसको रेडिकल एक्सिस क्या है। आपके पास 2 सर्कल है कितने सर्कल है 2 सर्कल दोनों सर्कल की पोजीशन को लेकर के मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हो सकता है दोनों अलग हो दोनों इंटरसेक्टिंग हो दोनों टचिंग हो लेकिन इतना मुझे डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि सर्कल पे अच्छा एक चीज और ये कि क्या लिखा हमने रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है क्योंकि टर्मिनल टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे सही है ना। ये वर्ड लिखा नहीं लेकिन समझ जाना। यहाँ से आपने क्या किया 2 इक्वल लेंथ के टेंजेंट ड्रॉ करे पहली टेंजेंट तो ये और दूसरी टेंजेंट दूसरे सर्कल पर ये वाला सही है क्या।
बोलो yes, ठीक है ना, ये दूसरी टेंजेंट। तो यहाँ अगर मैं इसको t बोलता हूँ और इसको t डैश बोलता हूँ, तो pt और pt डैश आर इक्वल, क्या yes, लिखा हमने, इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ में टेंजेंट खींच रहे हो आप। तो इस p पॉइंट का, अब ये p पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे हो तो टेंजेंट कुछ ऐसी खींची जाएगी, सही है क्या। ये p पॉइंट ऊपर हुआ तो फिर टेंजेंट थोड़ी ऐसी मतलब स्लांट हो जाएगी ना, इस तरीके थोड़ा ऐसे झुक जाएगी, इंक्लाइन हो जाएगी और ज्यादा। तो ये p पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो इस p पॉइंट का लोकस आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, straight एक line, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, straight क्योंकि ये line, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर इन सारे p पॉइंट को ज्वाइन करते जाओगे तो एक लाइन बनेगी, इस लाइन को ही क्या कहते हैं, vertical axis, अब डेफिनेशन पढ़ लो आप आराम से, पढ़ लिया, ठीक है, yes, समझ में आ गया, yes, सही है ना। अरे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा ये जो p पॉइंट है ना, इस p पॉइंट को कहते हैं रेडिकल सेंटर, क्या कहते हैं, radical center, रेडिकल सेंटर। लेकिन रेडिकल सेंटर निकालने का थोड़ा सा तरीका अपना अलग रहेगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये लिखो, मतलब ये डायग्राम बना लो। अच्छा तुम बताओ राशि कि ये pt कौन है, pt डैश कौन है, क्या ये टेंजेंट है। क्या इस टेंजेंट की लेंथ बता सकते हो मुझे, क्या होती है, अंडर रूट x1, ठीक है। देखो ये सर्कल s1 इक्वल टू 0 है और ये सर्कल कौन है, h2 इक्वल टू 0। अब आप समझ जाओ कि s1 और h2 कौन है। s1 कौन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और h2 क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो नहीं। थोड़ी देर के लिए p कौन, ये लोकस पॉइंट है ना, ये p कौन है, अरे लोकस पॉइंट है तो h को मैं क्या मान लिया। अब देखो मैं जानता हूँ कि रेडिकल एक्सिस के केस में इक्वल टेंजेंट खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो मैंने दोनों टेंजेंट की लेंथ को बराबर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, अरे स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा s1 का मतलब, s1 का मतलब इस पॉइंट से जो टेंजेंट खींच रहे हो, अरे इस पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हो, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पॉइंट को उठा के उसमें रख दो। s1 कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे, एक्सटर्नल पॉइंट को उठा के रख दो इसमें, ठीक है। तो कितना जाएगा, h स्क्वायर पहले वाले में रखा है s1 में, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल टू h2। इस h को मैं को यहाँ उठा के रख रहा हूँ, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2, सही है क्या। जैसे इक्वल करोगे ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2g1 माइनस g2 इंटू h, सोचो, प्लस 2f1 माइनस f2, ठीक है, 2 बाहर आएगा, 2 कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है ना, k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, यही तो बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो बचा है ये कौन है, ये जो बचा है ये s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 है। चेक करो आराम से, किसी ने s1 में से s2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया, यस सर। सोचो ना यार, यही से पता चल रहा है, सही है ना। तो s1 माइनस s2 इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। नया समझ में, okay, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वाला आपको दो सर्कल देगा, पूछेगा रेडिकल एक्सिस बताओ, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब पहले में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करना है, इतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, अच्छा h को आगे जाके x में रिप्लेस करोगे, k को by y में, ठीक है ना। तो देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिससे फॉर्म बना कि नहीं बना, और ये किसकी इक्वेशन होती है, straight स्ट्रेट लाइन की। मैंने पहले भी बोला था कि रेडिकल एक्सिस क्या होती है, Straight line. मैंने बोला था ना, थोड़ी कैमरा ऑफ था उसमें मैंने, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ radical axis, कॉपी करो, हेडिंग लिखो रेडिकल सेंटर, बात नहीं, रेडिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो इधर, जी सर, जस्ट पॉज कीजिए, देखो इधर, ये एक सर्कल है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ s इक्वल टू 0, कोई दिक्कत इसमें, अब समझ जाना है कि इसका सेंटर रेडियस सब कुछ है ना, अकेला तो होगा। ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है, और ये एक सर्कल और मैंने ले लिया s इक्वल टू 0, कोई दिक्कत इसमें, नो। जैसे अगर मैं बात करूं पिछले वाले डायग्राम की, तो ये नहीं था उसमें,
यहाँ पे कोई P पॉइंट था कि नहीं था, यस है ना? यहाँ से आपने क्या किया था, इक्वल लेंथ की टेंजेंट खींची थी, ठीक है? तो सपोज वो टेंजेंट मैंने S1 S2 पे खींची हुई थी, तो इस P पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस, सही है ना? अब हो सकता है अगर जैसे तीसरा सर्कल इंट्रोड्यूस करोगे तो हो सकता है इस P पॉइंट से आप या तो इस पे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नहीं आ सकता, और उसकी रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? हो सकता है S2 S3 पे आप टेंजेंट इक्वल ड्रॉ करोगे, इक्वल टेंजेंट, और उसकी रेडिकल एक्सिस ऐसे जाएगी, तो ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस और ये रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P ही तो होगा, नहीं आ सकता? Yes. तो रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P क्या कहलाएगा, रेडिकल रेडिकल सेंटर, ठीक है? अब देखो मैं पूरी नहीं ड्रॉ कर रहा, बट मैं जस्ट ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ जाओगे? ये तीन रेडिकल एक्सिस खींची है किसी ने, नहीं आ समझ, ये नीचे तक जा रही है, समझ जाना, पीछे तक जा रही है, पीछे तक जा रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले डायग्राम बना लो और एक बात लिख लो, और उसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो उसके बारे में लिखो, डायग्राम बनाओ फटाफट, लिखो नीचे, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर is the intersecting point, radical center is the intersecting point of radical axis, ठीक है? यहाँ पे इस P के बाजू में लिख देना रेडिकल सेंटर, ताकि समझ में आए कि हाँ यही रेडिकल सेंटर है, कोई दिक्कत नो नहीं? अब नीचे लिखना है एक नोट, ये नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिखेंगे नोट, टू फाइंड द रेडिकल सेंटर, टू फाइंड द रेडिकल सेंटर, टू फाइंड द रेडिकल सेंटर we have to find any two radical axis, any two radical axis, and we have to find any two radical axis and the intersecting point of, and the intersecting point of two radical axis is रेडिकल सेंटर, हो गया? हो गया ना? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे अब, शीट में नहीं है आपके पास, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन, द रेडिकल सेंटर, सॉरी, द रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोर्ड पे लिखा है, the radical axis of the circles these and this passes through 1 comma minus 1, passes through या passing through 1 comma minus 1, then find C, then find C, ठीक है? तुम बताओ रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, क्या? S1 minus S2, ठीक है? S1 minus S2 equal to 0, ये क्या दिखाएगा, ये रेडिकल एक्सिस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लेकर के आएंगे इससे हम, और वो जो रेडिकल एक्सिस है वो किसी पॉइंट 1 comma minus 1 से पास होती है, तो 1 comma minus 1 से बाद में पास करा देंगे तो ऑटोमेटिकली C खुद ब खुद आ ही जाएगा, तो बताओ S1 minus S2 कर दें, डायरेक्ट कर दूं, x स्क्वायर y स्क्वायर तो कट जाएगा, बताओ माइनस का 6x बचेगा और इधर से प्लस का 8x बच जाएगा, ये प्लस का क्यों हो गया, इधर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का 8y एज इट इज और इधर प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस c एज इट इज, इधर कांस्टेंट माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0, ये वाला 0 है ना, ये वाला 0 फार्मूले वाला, तो बताओ 8x minus 6x कितना, 2x, और ये दोनों मिल करके प्लस का c minus 14 इक्वल टू 0। अब ये जो रेडिकल एक्सिस है ना, ये पास होती है किससे, पासिंग थ्रू 1 comma minus 1। अच्छा एक मिनट तुम बताओ, ये एक्सिस जो है ये 1 comma minus 1 से पास होती है, इसका मतलब क्या है, x1 और y is equal to -1, नहीं 1 और -1 तो है ही, लेकिन इसका करेंगे क्या, अचार डाल दे इसका,
उसमें वैल्यू पुट कर वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, हाँ। क्योंकि पास होने का मतलब है उस पॉइंट से इसके अंदर वैल्यू रख देना x और y की। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 * 2 2 -1 * -2 प्लस का 2 प्लस का c, इसमें तो रख नहीं पाएंगे ना क्योंकि x और y की जगह रखते हैं, ये कांस्टेंट है। c और -14 ऐसे ही रहेंगे, जबरदस्ती मत रख देना। बताओ 2 + 2 4 -14 -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, तो c = 10 विल बी आवर आंसर। आया समझ? सिंपल। देखो अगला क्वेश्चन, द रेडिकल सेंटर of the following set of circle, the radical center of the following set of the circle equation of circle में बोर्ड पे लिखा हूँ, देखते जाना। The radical center of the following set of the circle, this and this is question mark. क्या फाइंड करना है आपके पास? Radical center. लिख लिया क्वेश्चन? Yes. ठीक है, तो बताओ राशिद, रेडिकल सेंटर निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? दो रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? S1 - S2। ओके, अच्छा इसको S1 मान ले। चलो ये कह रहा है कि सर इसको S1 मान लो, इसको और इसको, है ना। रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे? S1 - S2 करेंगे। ओके, और इससे दो इक्वेशन आएंगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या मैं कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल दूं कि ऐसा जरूरी है S1 - S2 या S2 - S3 या S3 - S1 में से कोई भी दो कर दूं? कहीं लिखा है सामने? सॉल्व एनी टू, क्या लिखा है? फाइंड एनी टू रेडिकल एक्सिस, एनी वर्ड है ना उसमें? सही है, तो मैं पहली रेडिकल एक्सिस फाइंड कर रहा हूं, रेडिकल एक्सिस 1 कैसे फाइंड कर रहा हूं? S1 - S2 = 0 कर दूं। तो ये माइनस ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, x² से x² y² से y² कट जाएगा, -16x प्लस का 12x कितना हो जाएगा? -4x। y तो है ही नहीं इसमें। 60 - 27 कितना होता है? 32. इक्वल टू कितना? 33. सही है क्या? प्लस का 33 = 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 33/4. 33/4। नहीं बेटा ये माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो पॉजिटिव जाएगा. डिवाइड लग जाएगा कैसे? अब सही है, अब सही है ना? माइनस से माइनस कट गया ना। अच्छा, आपको जान के खुशी होगी कि ये रेडिकल एक्सिस बहुत मतलब इतनी आसान है ना कि मुझे आगे जा करके ये मेरा डायरेक्ट रेडिकल पॉइंट ही आ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, जाना आ जाओ। सेकंड रेडिकल एक्सिस निकाल रहा हूँ, क्या निकालूं? मतलब कौन सा किसमें से माइनस करूं? S2 तुम बताओ किसमें से किसको माइनस करूं? S2 - S3. क्यों S1 - S3 नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं, बट मेरा मन, मैंने S2 - S3 कर दिया। एनी टू, बता ये माइनस ये करेंगे, ठीक है? तो x² y² तो निपट जाएगा, माइनस का 12x बेचारा अकेला रह गया, इधर x है ही नहीं, कोई बात नहीं, प्लस का 12 हो जाएगा, तो सही है ना? Yes. अच्छा, 27 - 8 हो जाएगा, बराबर 6, सही है? Yes. ओके, तो माइनस का 12 इंटू, नहीं अभी रहने तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस का 12x एज इट इज, 12y एज इट इज, ये माइनस करो, 17 - 8 कितना? 19. अच्छा 19 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अपने को क्या चाहिए यहाँ से? Y y चाहिए ना, x तो था ही अपने पास, y निकाल लो रख के, नहीं यहाँ से। आ गया. अरे इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन तो लगा ही नहीं सकता मैं, नहीं यहाँ से। आ गया. तो x की वैल्यू उठा के रखा हूँ, माइनस का 12 इंटू 33 अपॉन कितना? पूरा मल्टीप्लाई करना तुरंत, ये मल्टीप्लाई करो इसको, ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार. अच्छा ये आसान है, 99। 19. ओके Plus ओके 19. ओके ओके, सही है क्या? Yes. ओके, तो y इक्वल टू कितना? 80/3. 20/3 मेरी नजर में, सही है क्या? मेरी नजर में 20/3। तो रेडिकल सेंटर क्या आया? 33/4 33/4 and 20. 20/3 क्या आया रेडिकल सेंटर? 33/4. बोलो। 33/4, 20/3. आपको आसान हेडिंग लिखो,
लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सर्कल, हेडिंग है फैमिली ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, सर्कल नहीं सर्कल्स, मोर देन वन सर्कल की फैमिली। फैमिली कभी तो बनती है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, अकेले आदमी को क्या फैमिली बोलोगे, नहीं आया समझ, है ना। फिर जैसे वैसी वाली बात हो जाएगी ना, जैसे मुझे से कोई पूछता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, हाँ मैं सब यही ना 4 दीवार और एक मैं। हाँ तो वो फैमिली एक अलग हो गई, वो इमेजिनरी फैमिली होगी ना, लेकिन अभी रियल फैमिली की बात होगी। तो देखो फैमिली ऑफ सर्कल में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि अच्छा एक और चीज है, हंसना नहीं, जैसे फैमिली कब बनती है, जब घर में कम से कम 2 लोग हो, नहीं आ समझे। यस अब आप समझ जाओ, मैंने जो मारा था आप देखो, आप आराम से समझ लो इसको। फैमिली कब बनती है, 2 लोग कम से कम 2 लोग है ना, तो कम से कम 2 सर्कल तो मुझे लेने पड़ेंगे ना, तभी फैमिली बढ़ेगी आगे। तो देखो 2 सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितने भी सर्कल निकलेंगे, नहीं आया समझ में, यस उन सबको आप क्या बोलोगे, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये वाली बात लिखोगे, बोलो, है ना, ये सब क्या है, फैमिली है सर्कल। ये आई डोंट थिंक कि ये फिजिक्स में कुछ वो पढ़ा था ना आप? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। हाँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मतलब उस एक और कुछ होता है, yes. हम लोग उसको हिंदी में तो भ्रमण धाराएं बोलते हैं, कोई करंट का ही कुछ एक फॉर्म है, अच्छा सा, अंग्रेजी में मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा सा नाम है, याद नहीं आ रहा, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, लेकिन पढ़ोगे आप, वहाँ पे डायग्राम ऐसे बनेगा, लिखो लिखो, ये डायग्राम बनाओ क्या, मत बनाओ, है ना, फैमिली मत बनाओ, आप लिखो सीधी सी बात, लिखो all the circles which are passing through, all the circles which are passing through the intersection point of 2 circles, the intersection point of 2 circles are known as family of circles, are known as family of circles। समझ गए, यस सर फैमिली बनाना समझ गए, यस कम से कम 2 लोग होंगे फैमिली में, तभी तो फैमिली बढ़ेगी आगे, यस सर ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। तो देखो 2 सर्कल आपको गिवन रहेंगे, S1 एंड S2, ठीक है। इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपका तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे कितने सर्कल निकल सकते हैं, बहुत सारे सर्कल। तो ये जितने भी सर्कल निकल रहे हैं ना, S3 S4, इसकी इक्वेशन पूछेगा सामने वाला, क्या पूछेगा, इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट S1 एंड S2 are 2 circles, are 2 given circles, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। Then equation of circle passing through the point of points of intersection of 2 circles, बहुत ध्यान से सुनना, is AS is equal to S1 plus lambda times of S2, मैंने बोला था शायद स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू 0 भी तो करेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन पूछ रहे हैं ना, सामने वाला क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है ना, तो इक्वेशन क्या रहेगी, S1 plus lambda S2 equal to 0। ये टॉपिक अब ये लास्ट बार पढ़ा दिया ना, इसके बाद अब कॉनिक में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर जगह वही आएगा। जैसे पैराबोला हुआ तो P1 plus lambda P2 equal to 0, Yes. इलिप्स हुआ तो E1 plus lambda, E2 is equal to 0, हाइपरबोला हुआ तो H1 plus lambda, H2 is equal to 0। आ गया समझ में, Yes। सिंपल, ठीक है। ये लिखो, कॉपी करो इसको, देखो इधर, यहाँ पे लिख देना, हियर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, और समझो, 1 मिनट समझो, बस 1 मिनट का अटेंशन, और हियर लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, -1। सोचो अब आप,
हाँ हूँ क्या बताओ, जीरो हो जीरो गया हो तो क्या हो जाएगा जाएगा? जीरो हो जाएगा तो S2 पूरा जीरो ही हो जाएगा वो हाँ जीरो हो जाएगा तो ये S2 निपट जाएगा, निपट जाएगा। और -1 हो गया तो क्या होगा? S1 नहीं माइनस नहीं वो बताएगा, हाँ S1 minus S1 is equal to S2. हाँ उससे क्या होगा? दोनों हाँ हाँ एक मिनट, हाँ रियल नंबर नहीं रहेगा। नहीं रियल नंबर रेडिकल एक्सिस बन जाएगा फिर वो, नहीं आया समझ में? Yes. अगर लेम्डा बाय द वे किसी दिन -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये जो सर्कल है ये रेडिकल लाइन बन जाएगी, रेडिकल एक्सिस बन जाएगी, इसलिए लेम्डा -1 नहीं होने देना, नहीं आया समझ में? अब एक मिनट एक बात और, एक मिनट स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ सर्कल पढ़ चुके हैं, खत्म हो गया सर्कल, खत्म हो गया वाइंड अप। अब एक मिनट, एक छोटी सी बात और इसके अंदर एक नोट सुनना ध्यान से, एक मिनट। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझ गए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं ऐसा तुम नहीं समझ पाओगे, है ना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ अ सर्कल S1 बोल देता हूं, एंड a line A is S is equal to S1 plus lambda L is equal to 0। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया समझ। अगर बाय द वे दो लाइन का फैमिली ऑफ लाइन पूछा है तो L1 plus lambda L2 equal to 0। एक सॉरी दो सर्कल का फैमिली ऑफ सर्कल पूछा है तो S1 plus lambda L2 equal to 0। अगर एक सर्कल और एक लाइन दे दिया तो S1 plus lambda L equal to 0, यानी सर्कल प्लस गिवन सर्कल प्लस lambda टाइम्स ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो lambda होगा ना, lambda आपका पर्पस क्या होगा पता है? ये लिखने के बाद बैठना नहीं है, इसको लिखने के बाद जो भी अगली कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी उससे आप lambda फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? lambda फाइंड करके वापस lambda अंदर रखेंगे तो आपका S क्या बनेगा? एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। मैं यहाँ समझ आ गया। दो काम कर लें, इक्वेशन लिखो और lambda फाइंड करो। lambda कैसे फाइंड करोगे? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से, ठीक है? कॉपी करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे।